हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अक्षत भदौलिया और हम सब डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या है, क्या आपको पता है, आपने कभी पानी के अंदर किसी रखी हुई चीज को देखा हो? पानी के अंदर कोई चीज रखी है, जैसे कांच के गिलास में पानी भर के उसके अंदर एक कॉइन डाल दें तो वो कॉइन हमें थोड़ा बहुत समहाउ थोड़ा शिफ्ट नजर आता है, थोड़ा ऊपर को उठा हुआ नजर आता है। मतलब कि वो उसकी एक्चुअल डेप्थ हमें नहीं दिखाई देती है, हमें उसकी कोई अपरेंट डेप्थ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो चीज उतनी नीचे है नहीं जितनी एक्चुअली में है। जैसे कभी तालाब में आप जाएं, तालाब कोई अगर साफ आपने तालाब देखा हो तो उसकी जो डेप्थ है वो आपको लिखेगा कि ये तो बहुत ही गहरा नहीं है, मतलब कि ये बहुत ही सैलो है। ये एक्चुअली में गहरा होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन है। रिफ्रैक्शन की वजह से हमको वो जो चीज है उसकी एक्चुअल डेप्थ दिखाई नहीं देती है, उसकी एक एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है और वो हल्का सा ऊपर की तरफ हमें उठा हुआ दिखाई देता है। असल में ऐसा होता क्यों है, ये जानने के लिए हम फिजिक्स की हेल्प लेते हैं। तो आइए फिजिक्स की हेल्प लेके देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक एयर टू वाटर सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। और वाटर के अंदर यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे निकलेंगी। दो लाइट रे, हम हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे निकालते हैं, पहले भी रिफ्लेक्शन में भी निकाले थे तो रिफ्रैक्शन में भी निकालेंगे। तो यहाँ पर एक लाइट रे जो है वो एक मान लीजिए कि परपेंडिकुलर जा रही है इस सरफेस के, एयर टू वाटर जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइट रे जा रही है। दूसरी लाइट रे अगर ये परपेंडिकुलर जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। रिफ्रैक्शन का हमने जो थर्ड एग्जांपल देखा था उसमें क्या था कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मल जा रही है सरफेस के तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को, मतलब कि उसमें डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो मुड़ेगी नहीं कहीं पर। और अगर कोई लाइट रे किसी भी एक एंगल पे जा रही है तो मुड़ेगी। तो हमने एक लाइट रे यहाँ ले ली, ये इस तरीके से जा रही थी, तो ये जब वाटर से एयर में जाएगी, वाटर टू एयर ट्रांसफर होगी। ये मान लीजिए एयर है यहाँ पर और नीचे वाटर है, ये वाटर है। तो जब कोई लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है तब वो क्या होगी, ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में थी। पहले हमने अभी तक जो केस देखे हैं वो रेयर से डेंसर में जा रहे थे, लेकिन ये केस देखने के लिए क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर रखा हुआ है, अब इसमें से लाइट रे निकलेगी ना, हमारी आंख तक जाएगी, हमारी आंख से तो लाइट रे निकलेगी नहीं। तो इसमें से जो लाइट रे निकलेगी वो बेंड हो जाएगी, कहाँ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मान लीजिए ये लाइट रे यहाँ जाके इस तरीके से बेंड हो गई, हल्की सी ये बेंड हो गई। यहाँ पर मैं नॉर्मल बना देता हूँ, बिना नॉर्मल के तो बेंड हो नहीं पाएगी, तो ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल से ये बेंड हुई। ये नॉर्मल, ठीक है, इस नॉर्मल से ये बेंड हुई इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कौन से एंगल बनेंगे? एक तो एंगल आई बनेगा। कहाँ बनेगा ये एंगल आई? ये एंगल आई यहाँ पर बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बार कहाँ बनेगा? डेंसर मीडियम में, क्योंकि इंसिडेंस डेंसर मीडियम से हो रहा है। और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा रेयरर मीडियम में। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। और यहां से हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपकी आंख है, आप यहां से देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो हमारी जो आंख है, हमारा जो दिमाग है, उसकी एक प्रॉब्लम, वो कभी भी मुड़ी हुई चीजों को नहीं देख सकता। ये मुड़ के लाइट रे अगर बेंड हो गई तो इसके ये नहीं देख पाएगा। ये अपनी खुद की ही एक इमेजिनेटिव पावर से ये देख लेगा कि ये लाइट रे इधर से आ रही थी, ये लाइट रे का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। ये मान लेता है, ये इमेजिन कर लेता है, हमारा दिमाग है, दिमाग में इमेजिनेशन से ऐसा हो जाता है कि ये लाइट रे सीधी ही चल रही थी। इसको तो यही बताया ना कि लाइट रे मुड़ती ही नहीं है, तो इसको ये समझ में आया कि ये लाइट रे जो है वो सीधी चल रही थी और सीधी चलते चलते तो ये यहाँ पर आएगी, इस डायरेक्शन में स्ट्राइक होगी। अगर ये लाइट रे ऐसी ही आ रही थी, हमारे दिमाग को तो ऐसा लगता है कि ये सीधी जाती है, हमारी आंख टेढ़ा नहीं देख पाती, हमारी आंख हमेशा सीधा देखती है, तो सीधी तो ये यहाँ पे आ रही थी। तो दिमाग ने, आंख ने यहाँ पर सिग्नल भेजा कि एक चीज यहाँ पर रखी हुई, तो दिमाग बोला नहीं नहीं ये यहाँ पर नहीं रखी, ये तो यहाँ रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है। तो हमारे दिमाग की कंफ्यूजन की वजह से हमको ये जो चीज है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिलता है। अब शिफ्ट तो देखने को मिला, लेकिन कितना शिफ्ट देखने को मिला इसके लिए हमको एक फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा। तो उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर इसको एक नाम दे दें पहले हम, बिना नाम के तो ये अधूरा सा हो जाएगा। ये एक सरफेस है PQ, PQ सरफेस पे यहाँ पर ये लाइट रे के डायरेक्शन बना दें अगर, तो ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाते हुए सीधी चली गई और ये लाइट रे यहाँ पर बेंड हो गई और हमारी आंख को लगा कि ये यहाँ से आ रही है, ठीक है।
ये हमारी आंख को लगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमारे दिमाग में इमेजिनेशन है। यहां पर एंगल आई बना, और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस है, ये नॉर्मल और ये वाली जो लाइन है इसको नाम दे दें ए, ये बी, ये पॉइंट सी, इसको मान लीजिए ए डैश मान लेते हैं। ये जो नॉर्मल है इसको हम एन डैश नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा था वो ओ है, और ये जो इमेज हमें दिखी वो आई है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट जिस डेप्थ पे रखा था उस डेप्थ को हम कहते हैं रियल डेप्थ। ठीक है, इसको मैं आर डी से डिनोट करता हूँ। ये जो रियल डेप्थ है, ये वाली डेप्थ पी से लेके सरफेस से लेके ओ तक की डेप्थ जो है उसको हम कहते हैं आर डी, रियल डेप्थ। ठीक है, और जो एपरेंट डेप्थ है, मतलब कि जो सरफेस से लेके और इमेज तक की डेप्थ है, यहाँ पर हमारी इमेज बनी, ये वाली जो डेप्थ है, इस डेप्थ को हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ, एडी कहते हैं इसको। ठीक है, एडी से डिनोट करता हूँ, है एक्चुअली वो एपरेंट डेप्थ। ये रियल डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ है। तो इसमें एक शिफ्ट आया, ये जो लेंथ बची ओ से लेके आई तक की, इसको हम कहते हैं शिफ्ट। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, इसको हम कहते हैं शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको? शिफ्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इतनी शिफ्ट हुई है जी, यहाँ पर रखी थी ये ऑब्जेक्ट, लेकिन ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गई, तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट। इसको एस से डिनोट करते हैं, शिफ्ट। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं आपके पास, फिजिकल टर्म्स जो हैं। ये आर डी, इसको मतलब क्या है? ये है रियल डेप्थ, ये है एपरेंट डेप्थ, ये एक शिफ्ट है, यहाँ पर एंगल आई बन रहा है, ये एंगल आर बन रहा है। इतने टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम देखें कि ये जो लाइन है ए ओ या ए डैश ओ मान लें, और ये जो लाइन है एन एन डैश, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ पर ये जो लाइट रे है ओ आई या ओ बी, ये लाइट रे कैसी है? एक ट्रांसवर्सल बन गई इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो यहाँ पर एंगल आई अगर बना तो वही एंगल यहाँ पर बनेगा, इसको भी हम एंगल आई बोलेंगे। ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दोनों सेम ही होंगे। ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं, इक्वल अपोजिट एंगल, वो दोनों बराबर ही होते हैं। और यहाँ पर भी अगर ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये वाली जो राइट रे है ये अगर एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर यहाँ आर एंगल बनेगा तो यहाँ भी एंगल आर बनेगा। ठीक है, तो हमें दो एंगल आई और दो एंगल आर देखने को मिलेगा। यहाँ पर से हमने यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती, इसलिए इन्हीं एंगल को हम इस साइड ले आए, क्योंकि इसी लाइन पे हमारे पास रियल डेप्थ थी, एपरेंट डेप्थ थी, शिफ्ट भी थी, और हमको निकालना तो अल्टीमेटली शिफ्ट है। तो शिफ्ट जहां पर है वहीं पर हम सारे एंगल्स को लेके आ गए, इससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। कौन से दो ट्राइंगल होने वाले हैं देख लीजिए। पहला ट्राइंगल ये वाला, ये जो छोटा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एंगल आर जिसमें बन रहा है ए आई बी, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल जो है वो बड़ा वाला ट्राइंगल होने वाला है ए ओ बी। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। दो ट्राइंगल हमको कंसीडर करने थे। कौन सा ट्राइंगल? पहला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए आई बी। देखिए ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी ये वाला जो ट्राइंगल है, आई आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप याद रखें कि ये ए आई बी जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए आई बी। इस ट्राइंगल में अगर हम साइन ऑफ आर की वैल्यू निकालें, आर के लिए साइन की वैल्यू निकालें, तो आर का साइन क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज है बी आई। तो इसके लिए साइन ऑफ आर की वैल्यू ए बी अपॉन बी आई। इसी तरीके से अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करें, ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल में साइन आई की वैल्यू हम निकालें अगर, तो कौन सा ट्राइंगल लेना है? ट्राइंगल ए ओ बी। इस ट्राइंगल में साइन आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ से देखें साइन आई की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू क्या आने वाली है? ए बी अपॉन बी ओ। ठीक है, ए बी अपॉन बी ओ। अब देखिए दो ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिए, दोनों ट्राइंगल में एक में से साइन आई की वैल्यू निकाली, एक में से साइन आर की वैल्यू निकाली। अब मैं इन दोनों का डिवाइड अगर करूं, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, तो आपको पता है ये टर्म कौन सा होने वाला है? साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां से उसकी क्या वैल्यू आने वाली है? ए बी अपॉन बी ओ मल्टीप्लाइड बाय बी आई अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी आई अपॉन बी ओ। ये साइन आई अपॉन साइन आर है क्या? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई?
म्यू की वैल्यू आ गई क्या है यहाँ पर, बी आई अपॉन बी ओ। अब ये तो म्यू है, ये म्यू कहाँ से कहाँ है, किस मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, ये जा रहा है वाटर से एयर में, एयर टू वाटर नहीं जा रहा, वाटर से एयर जा रहा, तो इसका पहला मीडियम कौन सा है, वाटर, दूसरा मीडियम कौन सा है, एयर, तो यहाँ पर आएगा वाटर और यहाँ पर आएगा एयर। 1 2 होता है ना, 1 म्यू 2 होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हम वाटर से एयर में जा रहे हैं तो डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू आई है बी आई अपॉन बी ओ। यहीं से अगर हम ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, पहले मैं आपको म्यू के सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखें। म्यू का एक और फॉर्मूला भी होता है, मतलब अगर आपको डब्ल्यू म्यू ए दिया है और आपको ए म्यू डब्ल्यू निकालना है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या आने वाली है, बी ओ अपॉन बी आई। अब देखिए हम थोड़ा सा डायग्राम में फिर से बैक चले जाते हैं, ये मेरा डायग्राम था, इस डायग्राम में ये ए और बी पॉइंट काफी दूर है, अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास में होते, वेरी क्लोज, इफ ए और बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर ए और बी दोनों बहुत पास में आ जाते एक दूसरे के, तो ये जो आई से लेके ए की दूरी है, मतलब आई से लेके जो बी की दूरी है, और अगर हम बी को बहुत पास में ले आए तो आई बी और आई ए दोनों की वैल्यूज बराबर आने वाली है, ठीक है, मतलब अगर ये दोनों बहुत पास पास में है, ए और बी दोनों बहुत क्लोज हैं, तो यहाँ पर जो आई बी की वैल्यू है होगी, जब ये दोनों पास में आ जाएंगे ये दोनों, तब जो आई बी की वैल्यू होगी वही आई ए की वैल्यू के बराबर होगी, तो आई बी आई ए हो जाएगा, और अगर ये दोनों बहुत पास में आ गए तो ओ बी की जो वैल्यू है वो ओ ए की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो ओ बी जो होगा वो ओ ए के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओ ए और आई ए की वैल्यूज हैं, हमें पता है कि ओ ए की वैल्यू जो है वो रियल डेप्थ है और आई ए की जो वैल्यू है वो एपरेंट डेप्थ है। हमें यहाँ पर नहीं पता था ओ बी की वैल्यू और आई बी की वैल्यू नहीं पता था, इसको निकालने में भी हमें बहुत टाइम लग जाता, तो हमने क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया कि ये दोनों पॉइंट बहुत पास हैं, काफ़ी ज़्यादा पास हैं, और अगर ये बहुत पास हैं तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आई बी की वैल्यू आई ए के बराबर होने वाली है और ओ बी की वैल्यू ओ ए के बराबर होने वाली है। अब क्या देखें, यहाँ पर ओ बी अपॉन आई बी हो गया। अब अगर इफ ए एंड बी आर वेरी क्लोज, अगर दोनों वेरी क्लोज हैं तो मैंने क्या बताया आपको, बी ओ की वैल्यू ए ओ के बराबर होने वाली है और बी आई की वैल्यू ए आई के बराबर होने वाली है, तो ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू उस समय पर क्या आ जाएगी, ए ओ अपॉन ए आई। अब देखिए ए ओ और ए आई क्या है, मैंने अभी आपको बताया ए और ए आई क्या है। ए ओ जो है ए ओ ये किसके बराबर है, ए ओ बराबर है रियल डेप्थ के, और ए आई जो है वो एपरेंट डेप्थ के बराबर है। तो देख लीजिए ए ओ जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ, और ए आई जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ, और यहीं से अगर हम एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बनाना चाहें तो एपरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू, एपरेंट डेप्थ का ये फॉर्मूला आ गया। अब मुझे अगर शिफ्ट निकालनी है, हम बात कर रहे थे शिफ्ट के बारे में, पहले मैंने आपको बताया था कि हम शिफ्ट निकालने वाले हैं, हमें एपरेंट डेप्थ पता चल गई कि ये कितना ऊपर, मतलब किस हाइट पे हमें दिखेगा अपने सरफेस से, लेकिन ये अपनी एक्चुअल डिस्टेंस से, एक्चुअल जो रियल डेप्थ है उससे कितना ऊपर दिखेगा, ये अगर हमें निकालना है तो हमें शिफ्ट का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। तो शिफ्ट निकालने के लिए क्या करना, शिफ्ट क्या है, रियल डेप्थ में से अगर मैं एपरेंट डेप्थ माइनस कर दूं तो शिफ्ट आ जाएगी, सिंपल सा है। तो देखते हैं, रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ माइनस करते हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू, शिफ्ट को एस से अगर डिनोट करें, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ को आर डी ही लिखे रहने देते हैं, और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है रियल डेप्थ अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय ए म्यू डब्ल्यू। इसी को अगर हम और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ये आ गया शिफ्ट का फॉर्मूला। कितना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट होगा। कोई भी जो ऑब्जेक्ट आपने किसी दूसरे मीडियम में रखा है
तो अगर आप उसको देखते हैं, अगर या तो ग्लास के नीचे रख दो या फिर आप पानी के अंदर डाल दो, उसको किसी भी ऑयल में रख दीजिए, तो उसमें एक शिफ्ट देखने को मिलेगी आपको, अगर उसके पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर आप एयर में ही रख दें, सेम मीडियम में ही खड़े होकर उसी मीडियम की चीज को देखेंगे तो आपको शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप दूसरे मीडियम में खड़े होकर, किसी रेयर मीडियम में खड़े होकर, किसी डेंसर मीडियम में किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसमें आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगी। वो शिफ्ट इतनी होगी, कितनी होगी, वो शिफ्ट काय पे डिपेंड करेगी, एक तो उसकी रियल डेप्थ पे डिपेंड करेगी और उसके उस पर डिपेंड करेगी, क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी किसी भी मीडियम की, ए म्यू डब्ल्यू की। तो अब देख लेते हैं कि ये जो शिफ्ट है वो डिपेंड क्या पे करती है। ये एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, दूसरा ये थिकनेस ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करती है कि जो मीडियम है वो थिक कितना है, और तीसरा ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है कि ये जो लाइट रे वहां से निकल रही है, वो जो ऑब्जेक्ट उसमें रखा है उसमें से किस प्रकार की लाइट रे निकल रही है, उस लाइट रे की जो वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करती है। तो किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो म्यू पे डिपेंड करती है, दूसरा थिकनेस पे डिपेंड करती है, और चौथा जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे डिपेंड करती है। तो ये जो शिफ्ट है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आप म्यू की वैल्यू बढ़ा दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर बढ़ गई तो शिफ्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर थिकनेस आप बढ़ा दें तो क्या होने वाला है, शिफ्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मोटा ऑब्जेक्ट होगा, मोटा कांच अगर आप ले लें थोड़ा सा, तो उसके नीचे अगर एक सिक्का रखा है तो वो ज़्यादा ऊपर को दिखेगा, और पतले कांच के नीचे अगर कोई सिक्का रखा है तो वो कम ऊपर दिखेगा। ये थिकनेस पे शिफ्ट डिपेंड करता है डायरेक्टली। और जो लैम्डा है, लैम्डा अगर आप बढ़ा दें तो यहाँ पर जो शिफ्ट है वो घट जाएगा, वो जो लाइट है वो मुड़ती नहीं है अगर उसका लैम्डा ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हमने शिफ्ट के बारे में जाना, अगले वीडियोज़ में हम और देखेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।